So next unit will start is chemical kinetics. Chemical kinetics में basically हम लोग deal करते हैं rate of the reaction, factors affecting rate of the reaction and mechanism of a chemical reaction. तो इससे relevant जितने भी factors होते हैं that will study under the unit of chemical kinetics. उसमें सबसे पहला term लिख रहे हैं हम लोग rate of reaction. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट या तो एवरेज रेट के टर्म में लिख सकते हैं या फिर इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में लिख सकते हैं. सबसे पहला टर्म लिखो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन. जितने टाइम ड्यूरेशन में जितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम ड्यूरेशन लिख दो, तो दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की भी तरह लिख सकते हैं. तो दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट वी कैन राइट एज डी सी बाई डी टी. अगर ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो रही होती है तो माइनस डी सी बाई डी टी लिख देते हैं, और फॉर्म हो रही होती है तो प्लस डी सी बाई डी टी लिख देते हैं. सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है दो तरीके से. सो रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो या तो रिएक्टेंट के कंजम्पशन के फॉर्म में पड़ता है या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के फॉर्म में सीखते हैं. ठीक है. तो अभी जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी a प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो अगर इसका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a लिखेंगे, सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a कैन बी रिटन एज माइनस डी ए बाई डी टी. अगर a का कंजम्पशन रेट लिख रहे हैं तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है दैट विल बी रिफर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रिएक्टेंट a कंज्यूम हो रहा है तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन अगर a के टर्म में लिखना होगा तो वी कैन राइट माइनस डी ए बाई डी टी. सिमिलरली अगर b के टर्म में लिखेंगे तो b का कंजम्पशन रेट लिखेंगे तो इट विल बी माइनस डी बी बाई डी टी. c के टर्म में ये चीज लिखेंगे तो अब c फॉर्म हो रहा है तो प्लस लिखेंगे तो इट इज डी सी बाई डी टी, और d के केस में लिखेंगे तो d भी फॉर्म हो रहा है तो इट इज डी डी बाई डी टी. यहाँ पे हम लोगों ने जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए बी सी डी लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. तो जो हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज एक्चुअली लार्ज ब्रैकेट के अंदर अगर कोई कंसेप्ट टर्म लिखते हैं तो दिस इज रिफर्ड एज एक्टिव मास. सो ए बी सी डी रिफर्स आर नोन एज एक्टिव masses of A, B, C and D respectively. और एक्टिव मास के बारे में आप जानते होंगे कि एक्टिव मास जो होता है वो सॉल्यूशंस के केस में तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन इन द यूनिट ऑफ मोल्स पर लीटर. गैसेस के केस में ये पार्शियल प्रेशर होता है, एंड प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है. फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंजम्पशन, रिएक्टेंट के कंजम्पशन के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि हम रिप्रेजेंट तो किसी के भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि हम रेट ऑफ द रिएक्शन तो किसी एक ही तरीके से लिखेंगे. तो अब अगर मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें हमने लिखा it is let's say XA plus YB gives ZC plus WD. let's say ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें X, Y, Z and W are stoichiometric coefficients. X, Y, Z and W are stoichiometric coefficients of A, B, C and D respectively in a balanced chemical equation. A, B, C and D respectively in a balanced chemical equation. ठीक है. तो अब अगर हमें यहाँ पे A, B, C और D के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो वी कैन रिप्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम इज हम चाहेंगे तो ये कि किसी एक टर्म में पूरा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए.
तो अब अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो अगर x से yb के साथ रिएक्ट करके zc प्लस wd अगर फॉर्म करेगा, तो आप सब जानते हो मोल कॉन्सेप्ट से कि अगर इसका x मोल रिएक्ट करेगा जितने टाइम में, उतनी देर में इसका y मोल रिएक्ट करना चाहिए, बिकॉज रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स इन द मोल रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो इन द टाइम a का x मोल रिएक्ट करेगा, उतने ही टाइम में b का y मोल रिएक्ट करेगा। तो अगर मैं इसका 1 मोल रिएक्ट कराऊँ तो b कितना रिएक्ट करेगा, y बाई x मोल्स। तो कैन वी से कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b है वो a के रिस्पेक्ट में y बाई x टाइम्स है। जितनी देर में a का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, उतनी देर में b का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, y बाई x। तो कैन वी से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b is equal to y by x times rate of consumption of A। तो अगर B का कंजम्पशन रेट लिखेंगे तो विल राइट माइनस dB by dt इज इक्वल टू y by x टाइम्स ऑफ A का कंजम्पशन रेट लिखेंगे तो माइनस dA by dt। B का कंजम्पशन रेट लिखेंगे तो इट इज माइनस dB by dt। तो ये वैल्यू y by x टाइम्स A का कंजम्पशन माइनस dA by dt का इक्वल आ जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो वी कैन राइट माइनस 1 अपॉन x dA by dt विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y dB by dt। तो आप देखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हमने लिखा हुआ है और उसमें उसके करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, ये दोनों वैल्यूज सेम बन जा रही हैं। तो अब अगर इसी बात को जनरलाइज कर दिया जाए तो वी कैन राइट माइनस 1 अपॉन एक्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड डी सी बाई डी टी। बिल्कुल सेम लॉजिक से अगर हम सी को भी रिलेट करेंगे तो यही लॉजिक आ जाएगा। सो 1 अपॉन जेड डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू डी टी बाई डी टी, और इसी को हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ अ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो व्हाट विल डू, विल राइट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन का रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ कि उसका जो भी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है उस पर करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो अगर आप करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन बन जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इससे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर इसी चीज़ को किसी केमिकल इक्वेशन के लिए लिखें, लेट्स से N2 + 3H2 = 2NH3, तो वी कैन राइट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन is equal to -1/3 rate of consumption of hydrogen is equal to 1/2 rate of formation of ammonia, और ये इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन का रेट लिखना होगा तो वी कैन राइट -dN2/dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन के -1/3 dH2/dt क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है तो वी कैन राइट 1/2 dNH3/dt, और इसी को हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन रिपोर्ट कर देंगे। तो रेट ऑफ द रिएक्शन रिपोर्ट करने का तरीका हुआ किसी भी रिएक्टेंट के कंजम्पशन के रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होती है। तो पहले पॉइंट में लिखो such reactions takes place in a single step। Such reactions takes place in a single step। ठीक है, तो अब देखो हमें सबसे पहले ऐसी रिएक्शंस के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम स्टडी करना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का मतलब होता है डायग्राम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। तो अगर मैं इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पहले अपने ड्रॉ करूं
We are actually plotting potential energy versus reaction process. So potential energy versus reaction process अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बनाएंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने बताई कि एक ही रिएक्शन में कंप्लीट होगी, तो ये रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो पहले समझ लीजिए, अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज लिखे देता हूँ। जो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट आती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी, डेल्टा एच। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, अभी सबकी डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप पहले से भी जानते हो, अपने काइनेटिक्स तो 12th में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट तक रिक्वायर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज रिफर्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टर्म लिख लीजिए अलग से। ईए का टर्म जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। टीएस जो टर्म लिखा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर और पी यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। आर हमने रिएक्टेंट के लिए लिखा हुआ है और पी जो है वो प्रोडक्ट के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक नया टर्म है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले वही टर्म लिख लीजिए आप लगा, राइट डाउन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the minimum amount of energy required, it is the minimum amount of energy required for the reactant to convert into product. It is the minimum amount of energy required for the reactant to convert into product. For the reactant to convert into product. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा ये है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करना चाहें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। इस चीज को फॉर्मुलेशन के फॉर्म में लिख लो। सो इफ वी राइट थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी में अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ऐड कर देते हैं तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाती है। इनडायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी हो गई। ठीक है, सो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यही प्रोफाइल डायग्राम अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखें जो कि एलिमेंट्री प्रोसेस से चल रही है, तो अगला केस लिख लो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में आप जानते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कन्वर्ट होगा, दोनों साइड से रिएक्शन चलेगी। तो अब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बना दें,
इसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से एक्टिवेशन एनर्जी लिखनी पड़ेगी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो अभी भी डेल्टा एच ही रहेगा। अब आप यहाँ पे अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखो तो वी कैन राइट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डेल्टा एच व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हमारी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट आर है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन से और प्रोडक्ट जो है फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन से, so for such reaction we can write activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction is equal to delta H। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। so activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction is enthalpy। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो हमने EAF लिखा हुआ है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जो ये बी लिखा है ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। एंड डेल्टा एच इज एंथैल्पी। अब आप सब जानते हो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हैं तो एंथैल्पी पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हमारे किसी रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो तरह की रिएक्शंस पॉसिबल हैं। तो अगर इसको भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिनोट करें तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि इन दैट केस ये आपकी रिएक्टेंट एनर्जी है, ये प्रोडक्ट एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे हम लोग तो ये डेल्टा एच बनेगा। तो इस रिएक्शन के लिए देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और अगर इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो फिर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। सेकेंड पॉसिबल केस अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट करेंगे तो ये टाइप ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो ये डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। बाकी टर्म्स सब सेम है जो पहले वाले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बताया है। अब अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का हमें रेट स्टडी करना होता है तो इसके लिए हम लोग जो लॉ फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होती है तो ऐसी रिएक्शंस का रेट स्टडी करने के लिए जो लॉ फॉलो किया जाता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ लिखेंगे इट इज, so write down rate of a chemical reaction, rate of a chemical reaction is directly proportional to rate of a chemical reaction is directly proportional to rate of a chemical reaction is directly proportional to product of active masses of reactants
Product of active masses of reactants to the power of their respective stoichiometric coefficients. To the power of their respective stoichiometric coefficients. To the power of their respective stoichiometric coefficients. एक्टिव मास मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्टिव मास जो होते हैं वो सॉल्यूशंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर में, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर होता है, और प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, और ध्यान रखना है ये लॉ ऑफ मास एक्शन केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं। तो इसको अगले केस में लिख लो, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस लॉ इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब सपोज करो हमने कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी सबसे पहले, दैट इज ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी है, तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर stoichiometric coefficients in a balanced equation. Stoichiometric coefficients in a balanced equation. तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी n2 प्लस, जैसे कोई भी, या इस इक्वेशन के लिए जैसे रेट लिखने वाले हम लोग, तो एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हम एक्टिव मासेस हैं उसको लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्टिव मास इज डिनोटेड बाय, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज ब्रैकेट। तो अगर आप कोई भी रिएक्टेंट इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो हम लोग इसे एक्टिव मास की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज ए इनटू बी के एक्टिव मास का प्रोडक्ट लिखना है, टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो उसकी पावर देखो ए लिखेंगे, इसकी पावर बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए लिखा हुआ है हमने, ये एक्टिव मास ऑफ ए है, और जो हमने ये टर्म लिखा हुआ है एक्टिव मास ऑफ बी है, ठीक है। और अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हम कांस्टेंट लिख देते हैं तो ये रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए बी पावर बी आ जाएगा। यहाँ पे जो के होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के इज रिफर्ड एज रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लिखना है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of a reaction is directly proportional to product of active masses of reactants to the power of their respective stoichiometric coefficients, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं तो अगले केस में लिखो, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर एन इक्विलिब्रियम, तो अगर एक इक्विलिब्रियम का केस है तो इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग दो तरह से रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, के एफ एंड के बी आर। फॉरवर्ड
and backward reactions respect. Kf and Kb are rate constants for forward and backward reactions respectively. ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से. We'll represent its ratio of rate constant of forward reaction by rate constant of backward reaction. तो यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे कभी भी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज Kf by Kb. So equilibrium constant is ratio of rate constant of forward reaction by rate constant of backward reaction. ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन बनेगा एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में, तो डायरेक्टली याद रखना है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख देते हैं, तो उससे डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल जाता है. तो इससे आपको पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन. अगले पॉइंट में भी लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट represents extent of forward direction reaction. Equilibrium constant represents the extent of forward direction reaction. क्योंकि रेशियो है Kf by Kb. तो अगले स्टेप में लिख लो equilibrium constant represents extent of forward reaction. Equilibrium constant represents the extent of forward reaction. तो किसी भी forward reaction की अगर extent decide करनी होती है तो that will decide with the help of equilibrium constant. ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में एक और नया टेक्निकल टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं. दैट टेक्निकल टर्म इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो मॉलिक्युलरिटी में मैंने लिखवाया इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. ध्यान रखना है कि मॉलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है. सो इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटेड इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी जो है वो डिफाइन होती ही नहीं है. मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी जाए और उसकी मॉलिक्युलरिटी पूछे तो विल से नॉट डिफाइंड. बट कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ऐसा करना पड़ता है कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी मॉलिक्युलरिटी हम रिपोर्ट करते हैं. तो ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करनी है तो ये स्लो स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डिफाइन की जाती है. राइट, तो इसके दो टिप First reaction is nucleophilic substitution bimolecular reaction which is SN2. तो SN2 रिएक्शन का देखो नाम से ही क्लियर है बाइमोलिकुलर रिएक्शन है. तो उसमें देखो एक CH3Cl मॉलिक्यूल एक OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी 2 है. बट ये इंश्योर करना पड़ता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सर्टेनली मॉलिक्युलरिटी 2 का केस है. बट इसका दूसरा एग्जांपल जो SN1 रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. अब देखो नाम से यूनिमोलिकुलर है, तो इसमें देखो ये रिएक्टेंट OH माइनस से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट और Cl माइनस बना रहा है. बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो सिंपली आप इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 नहीं लिख सकते. दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, बट इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 नहीं लिखी जा सकती है बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी केवल किसके लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए. तो यहाँ पे देखो इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन नॉट डिफाइंड है. गलती से भी SN1 रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी आपको नहीं लिखनी होती है. बट अगर हमें ऑर्गेनिक में कभी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करनी पड़ती है तो उसका तरीका क्या होता है, स्लो स्टेप से डिफाइन करते हैं. तो अगर आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखो तो उसका स्लो स्टेप ही वाला है. तो स्लो स्टेप में देखो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, OH माइनस जो है फास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है. तो जो उसका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फास्ट स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसकी स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट मॉलिक्युलरिटी ऑफ इट्स स्लो स्टेप इज 1. तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कभी लिखनी ही पड़ जाएगी तो विल राइट 1. दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. समझ आया कॉन्सेप्ट?
लिखो फटाफट। तो पहला टर्म लिखो, मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल फिनोमेनन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए, मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल फिनोमेनन। Molecularity is a theoretical phenomenon. Molecularity is a theoretical phenomenon which have values 1, 2 और 3। यानी कि ज्यादातर रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी 1, 2, 3 ही आएगी। तो मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल फिनोमेनन which have values 1, 2 और 3। इसके अलावा और कोई वैल्यू मॉलिक्युलरिटी में नहीं आती। अगर मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा आ रही है तो इससे पता चल रहा है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी ही नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। तो जो सबसे हाई मॉलिक्युलरिटी आ सकती है वो 3 आ सकती है। कॉमनली मॉलिक्युलरिटीज 1 और 2 ऑब्जर्व होते हैं। तो जनरली इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस रेयर होते हैं और उसके आगे की रिएक्शन को ऑब्जर्व भी नहीं हो सकती, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम एक ही रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं। यही अपने आप में टेक्निकल बात होती है। तो मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल फिनोमेनन व्हिच हैव वैल्यूज 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। दूसरे केस में लिख लीजिए सर अगर मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं हो सकता, सर 4 नहीं हो सकता नहीं, तो N2 + 3H2 2NH3 बनता है, तो तो वो इसकी 4 कॉम्प्लेक्स नहीं। रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, यही तो बोल रहा हूँ आपको बार बार कि अगर किसी केस में मॉलिक्युलरिटी 2 से या 3 से ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी ही नहीं। आप उसकी मैकेनिज्म मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जैसे आपने N2 + 3H2 2NH3 लिखा तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगी ही नहीं। मतलब सीधे सीधे N2 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो विल फाइंड आउट इट इज अ, तो मॉलिक्युलरिटी 4। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, मॉलिक्युलरिटी जो है वो 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती और 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगले केस में लिखिए, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शन और मोर देन 3। 0, फ्रैक्शन और मोर देन 3। तो इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी रिएक्शन में केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिन के मॉलिक्युलरिटी नहीं लिखी जाती है। इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। मॉलिक्युलरिटी लिखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या उसकी मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक बात मालूम होनी चाहिए। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही डायरेक्टली मॉलिक्युलरिटी होती है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो पहले तो उसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ही नहीं करते, लेकिन इन केस आपको उसकी मॉलिक्युलरिटी रिपोर्ट करनी पड़े, स्पेशली ऑर्गेनिक के केस में, तब उसके स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर देते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको लगे कि एट ए टाइम 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होगी। ठीक है, समझ गया एलिमेंट्री रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स पहले। चलो अब दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन डील करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगला टर्म लिखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले पॉइंट में ये लिख लीजिए, इट इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, it is a chemical reaction which takes place, it is a chemical reaction which takes place in 2 or more than 2 steps. It is a chemical reaction takes place in 2 or more than 2 steps through the formation of reaction intermediates. Through the formation of reaction intermediates. Through the formation of reaction intermediates. अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने SN1 रिएक्शन के एग्जांपल लिखा था, वो इसी टाइप का एग्जांपल है। आपको अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है तो यू कैन राइट SN1 रिएक्शन, या ऑर्गेनिक में ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हो
जिनकी मैकेनिज्म हम लोग लिखते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैटेगरी है। मल्टीपल रिएक्शंस हैं जो इस तरीके के प्रोसेस से वर्कआउट करती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं, आपके निजारो रिएक्शन पढ़ते हैं। देयर आर मेनी रिएक्शन जो इस कैटेगरी में आती है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो इस रिएक्शन के। तो जैसे अगर आपको इस कैटेगरी के एग्जांपल लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस कैटेगरी में आती है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अगर एग्जांपल्स लिखने हैं तो जैसे SN1 रिएक्शन है, आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करता है ना। और भी बहुत सारे, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कार्बोनाइन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, रेडिकल के थ्रू चलता है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में परफॉर्म होने वाली रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जब भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करना पड़ेगा तो उसको हम लोग स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन से डिफाइन करेंगे, और इस स्लोएस्ट स्टेप को ही हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो ये पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए। So write down, for a complex reaction, for a complex reaction, for a complex reaction, rate of the reaction is defined from, for a complex reaction, rate of the reaction, for a complex reaction, rate of the reaction is defined from, for a complex reaction, rate of the reaction is defined from slowest step of the reaction, defined from the slowest step of the reaction, hence it is also known as rate determining step. Hence such step is also known as, hence such step is also known as rate determining step, या शॉर्ट में हम लोग इसी को RDS लिखते हैं। ठीक है, समझ आई बात यहां तक? तो आप देखो, अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखें तो उसमें देखो 2 स्टेप की रिएक्शन के लिए मैंने प्लॉट किया है। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये इसका डेल्टा एच है। डेल्टा एच का साइन देख के आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन का जो प्लॉट मैंने बनाया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एच देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही निकलती है, रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। दूसरी इंफॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तीसरी इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन एनर्जी, कितने ट्रांजिशन स्टेट, कितने इंटरमीडिएट्स हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो जैसे सपोज करो हम इस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं और हमें इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब हम रिएक्टेंट से चलना स्टार्ट हुए और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके इंटरमीडिएट 1 पे पहुंचे, तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी हुई है, यानी जो टेम्परेचर मेंटेन करा है, अगर उसने TS1 क्रॉस करा दिया है तो डेफिनेटली हमारे पास अभी इतनी एनर्जी होगी कि हम इस यहाँ से TS2 क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। यानी कि अगर इस रिएक्शन का TS1 क्रॉस हो गया तो TS2 अपने आप क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी, यानी कि रिएक्टेंट से जो इंटरमीडिएट बनने वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा। समझ आया? क्योंकि अगर हम R से I तक पहुंच गए, यानी रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट 1 तक पहुंचने की एनर्जी अगर है हमारे पास, तो डेफिनेटली सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट को भी क्रॉस करने की एनर्जी आ जाएगी।
अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ तो आप इसको परफेक्टली समझ जाओगे। सपोज करो हम एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं जिसमें 3 स्टेप्स हैं। तो ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट्स का नंबर हमेशा इंटरमीडिएट से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से दोनों तरफ से सराउंडेड होता है। सपोज करो ये रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट 1, ये इंटरमीडिएट 2। तो अब देखो 2 इंटरमीडिएट है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगे। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। ये TS1 होगा, ये TS2 होगा और ये TS3 होगा। रिएक्शन का टाइप अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन का टाइप अगर आप देखोगे तो अभी भी डेल्टा एच नेगेटिव है। तो ये रिएक्शन अभी भी एक्सोथर्मिक है हमारे लिए। अब रिएक्शन 3 स्टेप्स में जा रही है। तो अब यहाँ पे फिर से देखो, वैसे ही जैसे मैंने पहले सिखाया है कि हम लोगों ने रिएक्टेंट से चलना स्टार्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट 1 क्रॉस करी और इंटरमीडिएट 1 पे पहुंच गए। अब इंटरमीडिएट 1 पहुंचने के बाद थोड़ी सी समस्या क्रिएट हुई। समस्या ये क्रिएट हुई कि अब हम I1 से चलना स्टार्ट हुए तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम TS2 का बैरियर क्रॉस करके आगे जाएं और I2 तक पहुंचे। लेकिन आप देखो TS2 का एनर्जी ज़्यादा है, तो हम अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे TS2 क्रॉस कर जाए तो ऑटोमेटिकली TS1 फिर से क्रॉस कर जाएंगे, तो वापस रिएक्टेंट पे आ सकते हैं। मतलब एक बार स्टेप I1 पे पहुंचे तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम I1 से R भी जा सकते हैं और I1 से I2 भी जा सकते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी होगी तो हम I1 से I2 की तरफ जाएंगे, और सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो हम वापस I1 से R की तरफ आ जाएंगे। तो इससे देखो एक चीज पता चली कि जो स्टेप R से I1 वाला केस है वो रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि अगर हम R से I1 गए तो फिर से I1 से R आ सकते हैं, क्योंकि I1 से I2 जाने वाला स्टेप जो है उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो I1 से I2 जब हम जाएंगे तो ये इस रिएक्शन का स्लो स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अगर I1 से I2 जाने की एनर्जी अवेलेबल है तो डेफिनेटली इधर हम R
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। So order of the reaction के लिखिए, it is sum of powers of active masses of reactants. It is sum of powers of active mass of reactants it is sum of powers of active mass of reactants in rate law expression. It is sum of powers of active mass of reactants in rate law expression. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मासेस आती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हमने लिखा है ए प्लस बी के इस प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का हमने अगर रेट लॉ स्टडी किया एंड वी फाउंड आउट रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए पावर अल्फा एंड बी पावर बीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और अल्फा प्लस बीटा को लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना है, A and B are stoichiometric coefficients. A and B are stoichiometric coefficients. Alpha and beta are order with respect to A and B respectively. Alpha and beta are order with respect to A and B respectively. और अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से डेफिनेशन देखो तो आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्टेंट की पावर देखो अल्फा है, इस रिएक्टेंट की पावर बीटा है, इसका सम जो होगा वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। सो इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। और के तो आप जानते हैं यहाँ पे के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ फिनोमेनन है जो क्वेश्चंस को डील करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले नोट बना के आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। सबसे पहले पॉइंट में लिखिए, इन केस ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, in case of an elementary reaction, in case of an elementary reaction, order with respect to A in case of an elementary reaction, order with respect to a reactant is same as its stoichiometric coefficient. आप पिछला वाला रेट लॉ याद करो जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा था। तो आप पावर में क्या लिखा था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ए और अल्फा एक ही बात होती है। सो इन केस ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, order with respect to A, order with respect to a reactant is same as its stoichiometric coefficient. Same as its stoichiometric coefficient. But in case of complex reaction, it may be different. मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स में जरूरी नहीं डिफरेंस हो, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा पॉसिबल है कि ए और अल्फा अलग अलग टर्म हो। बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, but in complex reaction, it may be different. ध्यान से देखिएगा, मैंने मे बी लिखा हुआ है, it may be different। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन होता है। दूसरे पॉइंट पर लिखिए, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन। मतलब जब तक आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं मालूम होगा तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता ही नहीं सकते। सो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन
is an experimental phenomenon. Order of the reaction is an experimental phenomenon. नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. Order of the reaction can be zero, fraction, positive or a negative value. Order of the reaction can be zero, fraction, positive or a negative value. और ऑर्डर 4 से ऊपर रेयरली ऑब्जर्व होता है. अगले पॉइंट में लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन more than 4 is rarely observed. Order of the reaction more than 4 is rarely observed.